हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हम आपको बताए भी हैं और आप लोग उसको देखे होंगे कि मैथ 10th क्लास में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो वो मैथ में ही होता है। और मैथ किताब में आप देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम भी बिल्कुल अभी नज़दीक है। 3 महीना तकरीबन बचा हुआ है, तो बच्चे को समझ नहीं आता है कि मैथ में कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें, नहीं करें। तो बस ये जो आपका प्रॉब्लम है एक छोटा सा, इसी प्रॉब्लम के लिए मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि आपका इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सके। मैंने पिछले जो 10-12 साल का जो बिहार बोर्ड के द्वारा मैथ का प्रश्न है पूछा हुआ, उसका मैंने एनालिसिस किया। तो उसमें एक चीज है ना, थोड़ा देखे कि कुछ ही प्रश्न है ना, तकरीबन 40-50 टाइप कह सकते हैं आप, कि वही प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है कि एक माध्य पूछ लिया और एक जैसे ये अपरमेय सिद्ध करने वाला एक टाइप का ये पूछते हैं और इसी टाइप का प्रश्न आता है। और अगर उसी 40-50 टाइप के प्रश्न को अगर खूब अच्छे से पढ़ लिया जाए तो फिर मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और एग्जाम में क्या होता है, वही टाइप का प्रश्न आता है, सिर्फ डिजिट चेंज होता है, यानी अंक बदल देते हैं। तो अगर आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा वही 40-50 टाइप का, तो फिर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, है ना। तो खैर, तो ये जो है ना, अब इस सीरीज का जो है ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इससे पहले अपलोड हो गया है। तो इससे पहले जो तीसरा वीडियो पढ़ाए थे उसमें हम प्रूफ करने वाला पढ़ाए थे कि √3 3+2 √5 7 √5 1/√2 सिद्ध करना है कि अपरमय संख्याएं, ये सब मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पढ़ाए सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरमय √3 √5 √2 √7 ये सब अपरमय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना है। कैसे क्या होगा देखिए थोड़ा सा। एक होता है अच्छा, जब भी आपको ये प्रूफ करना है ना, तो जैसे मैं यहाँ पर जो है ना 1 नंबर का जो प्रश्न है √3 वाला, ये प्रूफ करते हैं। देखिए, √3 अपरमय संख्या सिद्ध करना है, तो पहला नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मतलब अगर सिद्ध करना है अपरमय अगर सिद्ध करना है तो √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है, इस तरह से लिख देना है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर हो जाएगा P/Q। √3 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा। अच्छा, दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, सिद्ध करना है कि अपरमय संख्या है, तो इसलिए √3 अपरमय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है ना, विपरीत मानना पड़ता है। तो मान लिए कि परिमेय संख्या √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसलिए √3 अगर परिमेय संख्या है जो हम माने हैं, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर P/Q, जहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। P और Q सह अभाज्य संख्या है। जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल 0 और Q का मान 0 नहीं है। अब आप लोग को एक समस्या यहां पर होगा कि सर ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है ना। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये जो सह अभाज्य संख्या है ना, जो सह अभाज्य संख्या है, ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या दो गो अभाज्य संख्या 2 और 3, ये दोनों अभाज्य संख्या आपको मालूम होगा। क्या ये दो अभाज्य संख्या रहेगा, एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या साथ में है, तो ये सहअभाज्य होगा। बात आपका एकदम सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या एक साथ रहेगा तो वह सहअभाज्य होगा। दो भाज्य संख्या भी सहअभाज्य हो सकता है ना। जैसे अच्छा, तो कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आपको जो है इनका डिफिनेशन समझना होगा कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
यदि दो संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, है ना, यदि कोई दो संख्या है और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, मतलब दोनों संख्या जो है केवल 1 से कटेगा, यानी 1 से विभाजित होगा, तो वो दोनों सअभाज्य संख्या कहलाएगा। आपको शायद समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं 4 का और एक ले लेते हैं 25 का। 4 और 25 लिए। अब जब 4 बताओ, 4 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है आप बताओ। 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, खुद 4 4 से विभाजित होगा। अब बताइए 25 किससे विभाजित होगा? 25 1 से विभाजित होगा, इसके बाद 5 से विभाजित होगा, उनके बाद 25 से ही विभाजित होगा। अब ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है? बताओ, इसमें 4 है, इसमें 4 है, नहीं है। मतलब एक देखिए, एक दोनों में है, मतलब एक वो संख्या है जिससे 4 भी विभाजित हो जाएगा और 25 भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों में जो 4 और 25 में एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक ही वो संख्या है जिससे 4 और 25 दोनों विभाजित होगा, बाकी किसी संख्या से नहीं होगा। तो जब कोई दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, अर्थात जब कोई दो संख्या केवल 1 से ही विभाजित होता हो और किसी संख्या से विभाजित ना होता हो, तो उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो ठीक है, तो ये जो आपका अगर दिमाग में पहले से सेट था कि केवल दो अभाज्य संख्या एक साथ रहेगा तो वह सअभाज्य होगा, ऐसा नहीं है बेटा। आप देखो 4 भाज्य संख्या है, 25 विभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों देखो सअभाज्य संख्या हुआ ना। तो इसी प्रकार अगर एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं 8 ले लेता हूं, ठीक है, 8 ले लेते हैं और जो है 25 ले लेते हैं। अब आप लोग 8 और 25 को देखो कि सअभाज्य है कि नहीं, चेक करना है 8 और 25 सअभाज्य है कि नहीं। 8 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। अगर 25 का बात करें तो 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 25 से विभाजित होगा। अब बता 8 और 25 में कॉमन क्या है? मतलब वो कौन संख्या है जिससे दोनों कट रहा है, दोनों विभाजित हो रहा है? तो आप यहाँ पाएंगे कि सिर्फ एक ही दोनों में कॉमन आया है। मतलब 8 और 25 में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में केवल एक ही है। तो जो है ये दोनों सअभाज्य संख्या हो गया, है ना, ये सअभाज्य हो गया। लेकिन अगर ऐसा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 8 ले लिए और 16 ले लिए, ठीक है, अब ये सअभाज्य है कि नहीं आपको चेक करना है। 8 किससे किन से विभाजित हो सकता है? 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 4 से विभाजित हो सकता है, 8 से हो सकता है। 16 किन से होगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से भी होगा। अब आप देख लो यार, यहाँ पर एक तो है ही दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 से भी दोनों विभाजित हो जाएगा, 4 से भी दोनों हो जाएगा, 8 से भी दोनों हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ एक अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, मतलब 1 से अगर दोनों संख्या कटेगा तब तो सअभाज्य। 1 के अलावा कोई भी संख्या से दोनों कट जाएगा, अगर दोनों विभाजित हो जाएगा तो फिर वो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये 8 और 16 सअभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य है, और ये भी सहभाज्य है, और ये भी सहभाज्य संख्या है। यानी यहां पर हम लिखे हैं कि जहां P और Q सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब P और Q जो है केवल एक से ही विभाजित होगा। मतलब एक ही वो संख्या है जिससे P और Q विभाजित होगा, दूसरे कोई संख्या से P और Q विभाजित नहीं होगा। और आगे चल के हम लोग जब प्रूव करेंगे तो वहां पाएंगे कि P जो है वो 3 से विभाजित होगा और Q भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब तो ये तो गलत बात है कि हम लोग यहाँ अगर कह रहे हैं कि P और Q सअभाज्य संख्या है, तो फिर इसी क्वेश्चन में आगे चल के वो 3 3 से क्यों विभाजित हो जाएगा? तो कहने मतलब बात गलत है, गलत है तो इसका मतलब हम लोग गलत माने हैं, और गलत माने तो उसी से प्रूफ हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा, सअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जहां P और Q सअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं, 0 बराबर नहीं, Q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिद्ध करना था √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख दिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को चूंकि P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग √3 बराबर P बटे Q लिख दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां P और Q सअभाज्य संख्या है,
इसका मतलब हुआ कि P और Q केवल एक ही से विभाजित होगा, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। मतलब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। जहां Q नॉट इक्वल 0 और Q का मान 0 नहीं होना है, यानी Q का मान यहाँ 0 नहीं है, ऐसा भी मानकर चल रहे हैं। अब क्या करना है, यहां पर लिख देना है, अब जो ऊपर में है ना सेम टू सेम नीचे उतार दीजिए। ऊपर में है √3 बराबर P/Q, तो √3 बराबर P/Q लिख देंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहाँ पर √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो, वर्ग समझ गए ना, वर्ग का मतलब ये देखिए मैंने स्क्वायर जो डाला, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है, तो इसका वर्ग करना है तो √3 का वर्ग, अब बराबर का बराबर P/Q का P/Q वर्ग कर दिए तो स्क्वायर लगा दिए। अब ये √3 का स्क्वायर जो है ना 3 होता है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर देखो, अगर √3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जितना पावर रहता है बेस को उतने बार गुना किया जाता है, मतलब जितना घात है ना तो इस आधार को उतना ही बार गुना किया जाता है। पावर 2 है तो इस √3 को 2 बार गुना करोगे तो √3 गुना √3 है ना, √3 गुना √3, तो √3 ना √3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है √2 का अगर स्क्वायर रहता है, आप सबको ये बात मालूम भी होगा आप सबको कि √2 गुना √2 होता है, √4 गुना √4 4 होगा, √5 गुना √5 5 होगा। तो उसी प्रकार √3 का स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा। बराबर ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों में बढ़ जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में जो है ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब P का स्क्वायर नीचे में Q का स्क्वायर। अब न कुछ तो नीचे में क्या होगा, 1 होगा, ये बात आप लोग जानते होंगे है ना, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग तो मालूम होगा कि जो है ना कुछ तो नीचे में क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, 3 गुना Q स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर गुना 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस गुना कर देना है, 3 गुना Q स्क्वायर 3Q स्क्वायर बराबर का बराबर 1 गुना P स्क्वायर, 1 को P स्क्वायर से गुना करोगे तो P स्क्वायर ही रह जाएगा, तो ये P स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, तो इधर Q स्क्वायर का Q स्क्वायर रह जाएगा बराबर, इधर P स्क्वायर पहले से है बटे, इधर 3 गुना में है ना, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है ना, तो गुना में 3 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी उधर 3 जो है ना नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक जैसे पहुंचे इसलिए यहां पर देना है, ठीक है, इसलिए इतना बराबर इतना। इसको मान लेना है बेटा समीकरण फर्स्ट, मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, मानोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, देखिएगा भी। तो इसको मान ले समीकरण फर्स्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पीछे जाएगा है ना, वीडियो को देख लीजिए ठीक से, 1-2 बार समझ लीजिए, अगर समझने में प्रॉब्लम है तो पीछे करके। तो यहां P स्क्वायर 1 मिनट, अच्छा एक बात बताइए, यहां पर जो है ना एक लाइन लिखना पड़ता है, और ये लिखना पड़ेगा आपको है ना, ये लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा, यहां P स्क्वायर कोमा 3 से, यहां P स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित होता है, P स्क्वायर यहाँ कोमा है ना, यहाँ कोमा दे दीजिएगा, P स्क्वायर कोमा, यानी जो P स्क्वायर है 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है तो P भी 3 से विभाजित होगा, है ना, P भी 3 से विभाजित होगा। अब ये क्या है ना, अब ये क्या है तो थोड़ा सा समझिएगा, P स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, देखिए P स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित होता है, अगर ये P स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो P भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ, जैसे आप देखो, जैसे P स्क्वायर 3 से विभाजित होगा
तो p भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब अब देखो p के जगह पर अगर हम 3 मान लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना, p के जगह पर 3 मान लिए, स्क्वायर 3, नीचे में 3 था 3 दे दिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बस नीचे में 3, 3 तिया 9, तो आप देखो ये p स्क्वायर जो है ये 3 से विभाजित हो गया ना, 3 से विभाजित। अगर ये p स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो सिर्फ p का मान सिर्फ 3 है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। देखो 3 3 कट गया ना, 3 3 कट गया। क्या समझ में आ रहा है बात? तो अगर p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा, p का मान यहाँ पर 3 है तो ये 3 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, बस यही बात लिखा हो यहाँ पर, है ना। तो p स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां तक रहने देना है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे लिखना है लेट। लेट मतलब माना की, LET लेट, लेट मतलब माना की। अब क्या मानिएगा, यहाँ कुछ विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है कि जो इधर है Q इतना बराबर मानेंगे, जाइए जो यहाँ पर है P उतना बराबर मानेंगे। तो आपको याद रखना है ये जो P है ना, जो 3 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो ये P बराबर यहाँ वाला मानना है। ठीक है, क्यों मानना है ये अभी मैं आपको बताता हूं। P बराबर मान लेना है 3A 3B 3M, कुछ भी मान लेना है। तो मान लीजिए हम 3M मान लिए, ठीक है, यानी MN ये सब मानते हैं, ABC MN ये सब आप मान सकते हैं, पूर्णांक संख्या हो। तो P स्क्वायर, अच्छा तो बताओ ये 3 से अगर P स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी है वो 3 का गुणज है ना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर P बराबर क्या मानते हैं, वहां 3M मानते हैं। तो P बराबर 3M। अच्छा अगर √5 को प्रूव करिएगा तो यहाँ बराबर, यहाँ P बराबर 5M मान लेंगे। √2 को प्रूव करिएगा तो P बराबर 2M मानेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब P का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। अगर हम डायरेक्ट रखेंगे ना तभी आपको समझ नहीं आएगा, एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूं। समीकरण फर्स्ट यही है ना, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, तो यहां पर लिख देते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, यहां पर लिख देते हैं एक बार, है ना। एक मिनट, है ना। तो इक्वेशन लिख दिए, Q स्क्वायर बराबर जो है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3, ये देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये वाला लिख दिए वहां। अब इस P का मान बैठाना है इसमें, तो Q स्क्वायर और बराबर P के जगह पर 3M है ना, तो यहाँ पर 3M का स्क्वायर हो जाएगा बटे, ये नीचे में 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। यानी अब आगे देखो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर का Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3M का स्क्वायर है, 3M का देखो ये Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर का बराबर, इस P के जगह पर यहाँ 3M माने थे ना, तो वही 3M यहाँ बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, नीचे में 3 है तो 3। अब 3M का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3M का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, 3M को 2 बार गुना कर देना है, 3M गुना 3M, ठीक है। तो ये स्क्वायर है ना, तो इस आधार को जितना पावर रहता है ना तो उतना आधार को गुना करना पड़ता है, 3M गुना 3M। अब बताओ 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, M गुना M तो ये M स्क्वायर हो जाएगा, है ना, M गुना M ये M स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है 3M स्क्वायर का हो जाएगा 9M स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9M स्क्वायर बटे, नीचे में 3 है ना तो यहाँ पर 3 लिख देना है, लिख दिए। अब जो है ना यहाँ पर इनको विभाजित कर देना है, देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर का बराबर 3M स्क्वायर का गुना कर देना है 2 बार, 3 का स्क्वायर 9, M गुना M स्क्वायर, नीचे में 3 है 3। अब इसको विभाजित कर दीजिए, 3 का 3 और 3 तिया 9, विभाजित कर दिए। विभाजित कर देने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो अपना बचेगा ये Q है, ध्यान रखिएगा, Q का स्क्वायर बराबर इधर ऊपर में बच गया 3, इधर का M स्क्वायर, तो 3M स्क्वायर, 3M स्क्वायर नीचे में बच गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है ना, नहीं कुछ तो नीचे में 1,
और दिमाग में एक बात एडजस्ट करना है कि अगर यहाँ P को 3 से विभाजित करवाए हैं या इसका ऐसा कंडीशन आया है कि P 3 से विभाजित हुआ है, तो अगले वाला में जो है Q विभाजित होगा। मतलब P अगर इसमें P 3 से विभाजित हुआ है तो उधर Q 3 से विभाजित करना है, ये दिमाग में सेट रखना है। तो अब देखिए 3m² को अगर 1 से क्रॉस गुना करिएगा, 3m² गुना 1 तो आ जाएगा 3m² बराबर, अब देखो Q² गुना 3 है ना, तो Q² गुना 3 तो यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 3Q², ये हो जाएगा। और 1 मिनट, यहां पर कटाने में गलत हुआ है, यहाँ 3 से कटाइएगा तो 3 एका 3 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, 3 एका 3, 3 तिया 9, इसलिए यहाँ पर जो है 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखिए 3m² को 1 से गुना करेंगे तो 3m² और Q² गुना 1 तो यहाँ पर हो जाएगा Q का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने लोग यहाँ पर देखते हैं, इधर 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब यहां पर आने के बाद Q² बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर 3 गुना में है, इधर आएगा तो 3 भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये Q का स्क्वायर। तो यहां पर हम देखे थे कि P अगर 3 से विभाजित हो रहा था तो अपने लोगों का ये है कि P और Q दोनों को 3 से विभाजित करके दिखाना है, गलत प्रूफ करना है। तो ये P 3 से है तो उस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में Q को दिखाना है। तो यहाँ देखिए Q के नीचे 3 आ भी गया, M इधर रह गया, इसलिए यहां पर दे दीजिएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, जिस तरह इसको समीकरण फर्स्ट माने थे वैसे उसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कि यहां Q², यहां पर देखिए यहां लिखना पड़ेगा, यहां Q² कोमा दीजिएगा, Q² कोमा 3 से विभाजित होता है तो Q भी 3 से विभाजित होगा, यानी Q भी 3 से विभाजित होगा। यह बात क्या है थोड़ा समझिए, जैसे यहाँ पर Q² 3 से विभाजित हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए Q² अगर 3 से विभाजित हो रहा है, अगर Q के जगह पर हम 3 मान लेंगे तो 3 का स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। देखो ना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और नीचे में 3, 3 का 3, 3 तिया 9, तो Q भी 3 से विभाजित होगा, Q के जगह पर कितना हो जाएगा 3, तो 3 बटे 3, 3 3 ये भी विभाजित हो जाएगा। तो बस यही बात है। तो यहां पर आपने लोग क्या देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आप देखिए स्पष्ट हो रहा है कि P भी 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है, जबकि हम लोग यहाँ बोले थे कि P और Q सह-अभाज्य है, यह केवल 1 से दोनों विभाजित होगा। यहाँ P और Q दोनों 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि P और Q सह-अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी हम लोग जो माने हैं ना, देखिए वो तो गया, गलत प्रूफ हो गया ना, गलत प्रूफ हो गया कि हम लोग परिमेय संख्या मानकर चले थे, परिमेय संख्या √3 बराबर P बटे Q माने थे, और P और Q यहाँ पर सहभाज्य संख्या होता है, लेकिन ये तो सहभाज्य है ही नहीं। सहभाज्य तब होता है जब केवल 1 से ही दोनों कटे, यहाँ तो 3 से P भी कट रहा है, 3 से Q भी कट रहा है, जैसा कि इसमें प्रूफ हुआ। तो समीकरण फर्स्ट, और एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा आप लोग कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि P और Q 3 से विभाजित होता है, P और Q 3 से विभाजित तो होता है। तो यानी यहां पर देखिए समीकरण फर्स्ट, यहां पर P बटे 3 यानी P 3 से विभाजित हो रहा है, यहां पर भी Q 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि P और Q सह-अभाज्य संख्या
नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए अब फिर एक लाइन छोड़ करके, है ना, इसको एक साथ लिखना है, इसको एक लाइन छोड़ के इनको लिखना है, फिर इसलिए हमारा मानना गलत है कि, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देना, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, या यहाँ लिख सकते हो, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको डिब्बा में इस तरह से रख दीजिएगा, सिद्ध हो गया ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एकदम आसान है कि समीकरण यहाँ पर, यहाँ तो ये वाला बात दोनों सेम है, यहाँ P वाला बात और Q वाला बात। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि P और Q 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब है कि P और Q सभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग जो माने वो गलत है, हम लोग, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। हो गया सिद्ध, बस इतना ही करने हैं। तो मैंने एक सिद्ध कर दिया और एक और हम आपको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 फिर आपको HW दे देंगे। हम √5 अब सिद्ध करते हैं। देखिए अब मेरे लिए सिद्ध करनी, मच्छर पूरा परेशान कर दिया, मच्छर यहाँ पर आए, है ना। अब देखिए 2 नंबर में अपने लोग आते हैं। 2 नंबर अगर मेरे करना होगा तो देखिए हमारे लिए तो अब आसान हो गया, है ना, हम तो यहाँ मिटा कर लिख देंगे भी, है ना। तो √5 अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो √3 के जगह पर जो है यहाँ पर आपको केवल √5 लिख देना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया है ना, वो पहला नंबर का था। अब फिर क्या करेंगे, तो √5 बराबर P/Q, यही रह जाएगा, जहां P और Q सभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0 यही रह जाएगा। अब यही रहेगा, 3 की जगह सिर्फ 5 होगा, √5 बराबर P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर 3 का नहीं, अब क्या √5 का वर्ग हो जाएगा। अब फिर √5 का स्क्वायर, बताओ अभी समझाया था ना कि √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और ये तो वही बात रह जाएगा, यहाँ 3 के जगह पर सिर्फ 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 3 के जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ P², 5 से विभाजित होता है तो P भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। देखो मेरे कुछ दिक्कत हुआ, तुरंत हो गया ना। अरे यार फॉर्मेट यही रहेगा, बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, जहाँ 3 है वहाँ केवल 5 बात होगा, और जहाँ 7 वाला प्रूफ कर, जहाँ भी हम 5 वाला कर रहे हैं तो वहाँ आपको 7 देना पड़ेगा, बस सिर्फ डिजिट चेंज होता है, तरीका सब वही रहेगा। लेट P बराबर, वो 3 वाला प्रूफ किया 3M माने थे, 5 वाला कर रहे थे, यहाँ 5M मान लेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और ये कटाने वाला थोड़ा जो है ये जो है बदल जाएगा। अभी 1 मिनट, अब देख लीजिए इसमें। अब यहाँ पर देखिए Q² का Q² लिख देंगे, 5M का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा, M² का M², यहाँ नीचे में तो 5 है तो यहाँ 5 रहेगा, बटे हो जाएगा 5। अब इसको काट देना है, 5 का 5 पचे 25, ठीक है, 5 का 5 पचे 25, न कुछ तो नीचे में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा Q², अब देख लो Q² बटे में 1 बराबर 5 गुना M², 5M² बटे 1, यही हुआ ना। अब इस सबको भी मिटा देते हैं, इधर थोड़ा सा बना ही देते हैं आप लोगों। अब देखो 5M² को 1 से गुना करोगे तो 5M² बराबर Q² गुना 1 Q², इसलिए M² बराबर Q² बटे 5 हो गया, है ना। बिल्कुल देखिए वही तरीका, जहां 3 वाला बात था वहां केवल 5 वाला बात आ गया, बस हो गया। यहाँ Q² कोमा 3 से विभाजित, यहाँ पर Q² कोमा, ये देखिए Q² 5 से विभाजित होता है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि P और Q 5 से विभाजित होता है, जिसका मतलब है कि P और Q सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया हमारा √5 वाला, है ना, तो ये √5 वाला हो गया। तो हम एक √3 वाला और एक √3 वाला और एक √5 वाला दोनों बता दिए,
और ये √2 जो है आपके लिए HW रहा, और ये √7 जो है ये आपके लिए SW रहा। अच्छा, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ना, जैसे √7, 6 + √2, 5 - √3, ये सब अपर में संख्या सिद्ध करने के लिए, वो सब मैंने इससे पहले वाला अर्थात जो तीसरा वीडियो है उसमें बता दिए हैं। उन लोगों उनका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था, इसलिए वहां पर ये नहीं बताए थे, और इसका तरीका अलग है। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है कंप्लीट हुआ, और आप इन दोनों होमवर्क को पूरा कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।